जैसी मेरी भाषा में वैसी बोल पाते हैं। तभी हमने लिखो अगर ये प्रश्न आए तब बताइयो। तुम खैबो हैगोबो सब बोल देते थे, हम बताइबो बोल देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर पहला पे आ जाओ। साइंस के 25 प्रश्न है, खोपड़ी खोल लो, आते हैं खोल लो अपनी, सब जो कुछ खोल पाओ। क्वेश्चन नंबर पहला, व्याख्या भी जबरदस्त है। क्वेश्चन नंबर पहला बिटिया कि पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? आनंद तुम बताओ, कि तुम्हारे नाम में ही आनंद है। पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? एंडरसन। तुम बताओ। अब जरा सुनो इसके बारे में पूरी डिटेल, सबको दिख रहा है। पॉजिट्रॉन की खोज जो है कण है, और इसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पहले तो इसका आंसर हुआ ए। अब पॉजिट्रॉन होता क्या है? देखो परमाणु में आपको मालूम है नाभिक में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ध्यान से सुनना, आपने 3 कण तो पढ़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा, एक प्रोटॉन पढ़ा होगा, एक न्यूट्रॉन पढ़ा होगा, लेकिन पॉजिट्रॉन नहीं पढ़ा। तो एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसा कण खोजा है, जैसे इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋणावेशित है कि धनावेशित है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन पॉजिट्रॉन ऐसा कण खोजा गया जिसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। यानी पॉजिट्रॉन जो है जितना इस पर ऋणावेशित है उतना इस पर धनावेशित होता है। तो इसके बारे में लिख दो, यह एक धनावेशित कण है, यह एक धनावेशित कण है। नोट करो बिटिया, यह एक धनावेशित कण है। इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन को E- से प्रदर्शित करते हैं, तो लेकिन पॉजिट्रॉन को E+ से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन किससे कहा जाता है, तो पॉजिट्रॉन को कहा जाता है। ठीक, लिख लिया। यह एक धनावेशित कण है, इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आगे लिखो, इसका द्रव्यमान, बाबू लिखते चलो, इसका द्रव्यमान 1 इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर होता है। हम बोल रहे हैं, राइटिंग देखत रहियो। 1 इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर होता है। तो कुल मिला के समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कण है और पॉजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कण है। कोई डाउट तो नहीं है? इसका द्रव्यमान किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आगे देखना, डाल्टन ने बिटिया किसकी खोज की थी? तो डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था। क्या मॉडल दिया था? परमाणु मॉडल। एक एक प्रश्न लाजवाब है, नोट कर लो। डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था। डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था। दिख रहा हो सबको? ठीक है, चलो अगला आ जाओ। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? कोई बता सकता है? गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने अल्फा पार्टिकल बता रहे हैं, और बताओ? प्रोटॉन बता रहे हैं। और गोल्डस्टीन ने देखो प्रोटॉन की खोज की थी, और लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। तो ये बात भी नोट की जाए कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। अगर हम थॉमसन की बात करें तो थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। आप पूरे क्वेश्चन को समझ लो। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन, परमाणु मॉडल डाल्टन, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज, और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। एक पॉइंट और मेरी तरफ से नोट कर लो, अगर तुमसे कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 में गुणे 10 की पावर -19 कूलाम का ऋणावेश होता है। ठीक, और आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है, ध्यान रखा करो। और अगर हम आपसे पूछें कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 में गुणे, नहीं अब भूल गया, जाको मैं याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा, तो क्या करें अब, सही है गलत है, कुछ ऐसी है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आ जाओ कि निम्नलिखित में से आवृत्ति के मात्रक को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, हर टच बिल्कुल सही। अब जरा सुन लो, एक एक करके हम बता रहे।
आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। आवृत्ति मालूम किससे कहते हैं? कोई कण 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाता है उसे आवृत्ति कहा जाता है। क्या कही हमने? कोई कण 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाता है उसे ही आवृत्ति कहा जाता है। और आवृत्ति का मात्रक बिटिया क्या हुआ? हर्ट्ज हुआ। कोई डाउट तो नहीं? समझ गए? 1 सेकंड में तुमने 20 चक्कर लगाए तो तुम्हारी आवृत्ति 20 हर्ट्ज हुई गई। 2000 चक्कर लगाए तो 2000 हर्ट्ज हो गई। भाई कंपन कहें या चक्र कहें। विद्युत धारा इसका मात्रक एम्पियर होता है, सबको मालूम होगा। प्रतिरोध का मात्रक बिटिया ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और एक जो पारसेक है वो दूरी का मात्रक है। किसको मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और कोई बता सकता है एक पारसेक कितने के बराबर होता है? तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसको नोट किया जाए। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पारसेक जो है प्रकाश वर्ष का लगभग 3.25 गुना है। ठीक। और ये दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है। सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। समझ गए? एक बात और सुन लो, अगर तुमसे एक प्रश्न यहां पर भी पूछा जाता है कि जो प्रकाश वर्ष होता है उसके द्वारा क्या नापा जाता है? बताइए। हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नापते हैं कि खगोलीय दूरी? तो जो खगोल पिंड होते हैं उनकी दूरी नापी जाती है। ध्यान रखना, खगोलीय दूरी नापी जाती है, ना बाउंस हो जाए दिमाग से। क्लियर है? और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 में गुणे 10 की पावर 15 मीटर के। नाउ वी रिपीट, अंग्रेजी पोंक दें थोड़ी। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। पारसेक दूरी का मात्रक है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष के द्वारा खगोलीय दूरियां नापी जाती हैं। एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 में गुणे 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। कोई डाउट तो नहीं? दोनों समझ में आएंगे? कोई लंबी है पीडीएफ? चलिए, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। अब एक एक करके हम थोड़ा व्याख्या करें। सबको मालूम विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें धातु ही पाई जाती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। अच्छा, एक बात और बताओ, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन हो गया। एक बात और बताओ कि विटामिन B12 का बॉडी में वर्क क्या है? रक्त का थक्का नहीं बनाना, रक्त का निर्माण करना। ये ध्यान रखना, कौन सा विटामिन शरीर में रक्त का निर्माण करता है? तो बाबू याद रखना, विटामिन B12 रक्त का निर्माण करता है। अब मरकरी की बात करें, मरकरी को पारा कहा जाता है। और पारा के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, किसी को मालूम है? क्वेश्चन ये आता है कि एकमात्र धातु जो सामान्य ताप पर एकमात्र धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो उसका नाम क्या है? पारा है, मरकरी है। क्लियर है? और पारे के अयस्क का नाम क्या होता है? सिनेबार होता है। पारे के अयस्क का नाम क्या होता है? सिनेबार होता है। और पारा को हमेशा लौह पात्र में रखा जाता है, क्योंकि दूसरी धातु के साथ इसको रखेंगे तो एक क्रिया करेगा, दूसरी धातु को नष्ट कर देगा। चांदी के साथ रखे चांदी खत्म हो जाएगी, काली पड़ जाएगी। सोना के साथ रखे सोना खत्म हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। ब्रोमीन में और पारा में एक अंतर है। अगर तुमसे पूछा जाए कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है तो पारा, और कौन सी अधातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है तो इसका नाम होगा ब्रोमीन। कौन सा होगा? ब्रोमीन। अब डी नंबर वाला सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम को कहाँ पर डुबो कर रखा जाता है? मिट्टी के
तेल में डुबो कर रखा जाता है, इसको याद कर लियो। कोई डाउट तो नहीं? सोडियम कहाँ रखे हो बिटिया? मिट्टी के तेल में, चाकू से काट सकत है। ठीक। ब्रोमीन अधातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को पारा कहते हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसके गैस का नाम सिनेबार है। इन कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अग्रसर हो। जब मखरिया कहाँ बरगी मरी आए कि पे बहुत भागी हैं जी। हाँ रिकॉर्ड हीरो, सॉरी, अब बार बार हम नहीं याद कर पा रिकॉर्ड हीरो को नहीं। प्रयोगशाला में संश्लेषित होने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? यूरिया। ठीक। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। यूरिया का दूसरा नाम बताओ। कार्बामाइड। सही है, कार्बामाइड है यूरिया का। यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। और यूरिया की खोज किसने की थी? तो बोहलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया को तैयार किया था। अब एक बात और कर लें, इसके अलावा मैथेन की बात करें। मैथेन भी एक प्रकार की गैस होती है। और ये ध्यान रखना, जितने भी दलदली स्थान हैं, जितने भी दलदली स्थान है, चाहे धान का खेत हो, चाहे कहीं दलदल हो, वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? मैथेन। कोई कोयला की खान है, वहाँ से मैथेन गैस निकलती है। और तुमसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, एक कोयला की खान से निकलेगी, एक धान के खेत से निकलेगी, और साथ में जो गोबर गैस होती है, गोबर गैस, उसका भी मुख्य घटक कौन सा है? मैथेन है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती? मैथेन। तुम जा समझ लो, जहाँ चीज सड़ रही है वहाँ पर मैथेन ही है, हैं? ठीक। निम्नलिखित में से किसे सोरे का अम्ल कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। और कोई जवाब? तुम बताओ बिटिया, बिट्टो तुम बताओ, निम्नलिखित में से किसे सोरे का अम्ल कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और कोई बताए? ठीक, अब हम बताएं। पहले इस प्रश्न का आंसर, फिर चारों अम्लों के बारे में चर्चा। सोरे का अम्ल कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल को। ये रहा नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है? HNO3। इसे सोरे का अम्ल कहते हैं, नोट कर लो सभी लोग। और नाइट्रिक अम्ल का 2 जगह प्रयोग और होता है, कोई बता सकता है? ये ध्यान रखना, एक तो होता है बाबू फोटोग्राफी में। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हमने छांट छांट के लिखे हैं, तुम बाबू नोट कर जाओ, फोटोग्राफी में। और साथ में आपको मालूम होना चाहिए विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक, तुम कोई बम वगैरह बनाओ तो वहाँ में जो डाल दियो बम हो ये धड़ाम से। नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल कहते हैं। एक प्रयोग किस में होता है बाबू? फोटोग्राफी में। और दूसरा बिटिया, बिटिया लिख रही हो, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। अब हम जरा सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में चर्चा करें। देखो, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसके बारे में लिख दो, इसका प्रयोग फास्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है। ये किसी को मालूम नहीं? ये नया पॉइंट जोड़ दिया गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग फास्फेट उर्वरक बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। दूसरा, जो लेड संचायक सेलें हैं, जो घरेलू बैटरी हैं, इनमें लेड की प्लेटें लगी होती, लेड एक धातु होती है। तो लेड संचायक सेलों में, लेड संचायक सेलों में किसका प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। एमसीबी डाउन कर दियो, नहीं एमसीबी गिरा दियो, हाँ जी नीचे कर दो, हम जानते थे तुम फिजिक्स आता है। अगला बाबू देखो, अगला कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये तो हमें मालूम है क्या, कि आमाशय में पाया जाता है, आग जेनेटिक कोशिकाओं से निकलता है। लेकिन एक नया क्वेश्चन नोट करो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। इसको नोट किया जाए, समझ में आ रहा है? पुराने के साथ साथ नया जोड़ते चल रहे। म्यूरेटिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। ठीक, म्यूरेटिक अम्ल। और आमाशय में पाओ जाता है, और आमाशय की किन कोशिकाओं से? आक्जेनेटिक, आक्जेनेटिक सेल। पूरा अंग्रेजी पोंख ली जात बीच बीच में। एक्चुअली
डी पॉइंट देखिए, लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? एक तो दूध में, दूध से दही बनता है, लैक्टिक अम्ल दूध में, और साथ में मांसपेशियों में थकान का कारण, मांसपेशियों में थकान का कारण तो लैक्टिक अम्ल का जमाव है बॉडी में। ऐसे करके तुम्हें व्याख्या करनी है जैसे हम कर रहे हैं। कैसे खड़ी बात हो, खड़ी काम जीना चिड़िया में जो यूपीएम पे सीधी बात। आई एम नॉट अंग्रेजी पोकिंग, आई एम हिंदी जानिंग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात बताइए। 1:3 की 3 अनुपात है। बिल्कुल सही जवाब दिया है कि 3:1 में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लिया जाए, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का लिया जाए तो बाबू क्या बनता है? तो क्या बनता है? अम्लराज। और अम्लराज का दूसरा नाम बताओ। अम्लराज को एक्वारेजिया कहते हैं। और इतना हार्ड अम्ल होता है जहाँ में अपनों हाथ डालो तो हाथ बाहर नहीं, सोना डालो तो सोना बाहर नहीं, सब गल जाए। बिटिया समझी? हाँ, घबराहट है तुम पर। अब भाई अगर बड़े बूढ़े लोग कह रहे हैं तुम नहीं टाल सकत। रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 है। बिल्कुल सही टिक कर दें। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक होता है, आइसोटोप बोलते हैं। इससे कौन सी किरणें निकलती हैं? मैंने उस दिन 3 दिन पहले पढ़ाया था। गामा किरणें, गामा किरणें निकलती हैं। यूरेनियम 235 का प्रयोग कायम करते हैं चट्टानों का आयु पता लगाने में। देखो, वेरी गुड। कार्बन डेटिंग करते हैं। तुम बताओ। यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं परमाणु बम बनाने में या परमाणु भट्टी में, यानी ऊर्जा उत्पादन में। वो यूरेनियम 238 है जिससे चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। ध्यान रखना, यूरेनियम 238 से चट्टानों की आयु का पता। अब आगे सुनो एक एक करके। कार्बन 14 से जीवाश्मों की आयु का पता। कोई कंकाल प्राप्त हुई उन्हें साहब 30,000 साल पुरानो हो तो 40,000 साल पुरानो हो तो जहाँ में कंकाल की आयु का पता या जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं कि तुम मरे हुए धरे पाए गए तो कई साल पुराने हो। आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि जो हमारी होती है, शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावित ग्रंथि है, इसमें कोई कमी आ गई तो आयोडीन 131 से इसका उपचार और पता करते हैं। तो किस ग्रंथि में विकार आने पर, थायराइड ग्रंथि में विकार आने पर किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131। बात खोपड़ी में कुछ धसी भैया? मोहित समझ में आएगो? मोहित बहुत तेजस्वी युवा है, बहुत तेजस्वी। झांक झांक के देख लेता है क्या लिखा क्या नहीं। रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग करते हैं? लेकिन अब तुम जा बताओ, वल्कनीकरण किसे कहते हैं? रबड़ को उछालदार बनाने के लिए, रबड़ को उछालदार बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं और बाबू यही क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। ही उछालदार जंपिंग, जिसे टायर जंपिंग कर रहे हैं, तमाम रबड़ें होती हैं। जो रबड़ होती है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन ए प्राकृतिक रबड़ का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, जहां में कोई ज्यादा व्याख्या है नहीं। ठीक, समझ में आया? हम तुम्हारे हम भैया कर रहे हमें मालूम इतनी कलेश हुई है। नेक ना देखो। निम्नलिखित में से डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल सही है। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड। कई न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे होते हैं तब आपका डीएनए बनता है। कई डीएनए इकट्ठे होकर न्यूक्लियोटाइड नहीं, कई डीएनए न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे होकर डीएनए बनता है। अमीनो अम्ल किसकी इकाई है? प्रोटीन की इकाई है।
प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन है। और गैलेना जो है एक धातु होती है जिसका नाम है लेड या सीसा। लेड या सीसा, लेड या सीसा जो है एक जहरीली धातु है और इसका अयस्क क्या होता है? तो गैलेना। क्या होता है? गैलेना। क्लियर? ठीक। सबसे स्थायी तत्व भी माना गया है। सबसे स्थायी तत्व किससे माना गया है? सीसा या गैलेना को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। अबे बहुत लंबी है। किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है? किसका? सिल्वर नाइट्रेट बताए रहे। तुम बताओ आनंद। सिल्वर आयोडाइड बताए रहे। देखिए कृत्रिम वर्षा कराई जाती, क्लाउड सीडिंग। जब ज़्यादा प्रदूषण वगैरह हो जाते तो बादल पिघलाए के वर्षा कराई जाता है। तो इसमें बाबू सिल्वर आयोडाइड AgI। आगे सुनो, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या बनेगा? इसका प्रयोग मतदान की स्याही, नोट करते जाओ जिन्हें नहीं मालूम। जो वोट डालन जात हो वहां में जो स्याही भी लगाए देते हैं। बिटिया समझ में आ रहे हो? ना रहो चल चुनाव बहुत बढ़िया। लड्डू खाओ पन्नी में, वोट दियो कन्नी में। हाँ तो हमारे पड़ोसवती जो पितानी लड़ी थी, बिटिया प्रणाती सुबह अम्मा, तो वही तो लड्डू खाओ पन्नी में, वोट दियो कन्नी में। सिल्वर ब्रोमाइड एक होता है AgBr। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में। अब हमने आपको तीनों बताए दे। सिल्वर नाइट्रेट मतदान की स्याही, सिल्वर आयोडाइड से हम कृत्रिम वर्षा कराते हैं और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं। समझ में आ रहा? खूब दमादम मस्त कलंदर है। कलंदर किसकी उपाधि किसने धारण करी थी? कौन सी युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। खोपड़ी खोले रहियो, इस समय हमारी चल रही है, तुम्हारी चलाते रहे। बिटिया बताओ कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? तांबा का। ठीक, तुम बताओ। जिंक का। कन्फर्म? बिल्कुल सही जवाब दिया है मोहित ने। मोहित कद्दो में जिंक का है। कैलामाइन जिंक का अयस्क है। और बिटिया और सुनते चलो, एक एक करके सबके अयस्क पढ़ लें कि कापर का अयस्क क्या है? मैलेकाइट। मैलेकाइट बिल्कुल सही बता रही हो। और दो अयस्क और नोट कर लियो, एजूराइट। मैलेकाइट एजूराइट जो अयस्क हैं वो आपके कापर यानी तांबा के हैं, ध्यान रखना। सीसा का अयस्क मैं बता चुका हूं, गैलेना है। और एल्युमिनियम के अयस्क हैं बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और डायोस्पोर। मैं लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम यानी ये पत्थर टाइप के नहीं निकालो जात, और डायोस्पोर। देखो हमने लिख दो है। कैलामाइन हो गया जिंक का अयस्क, तांबा का मैलेकाइट एजूराइट, सीसा का गैलेना, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायोस्पोर और जिंक का अयस्क हो गया कैलामाइन। क्लियर है? अयस्क का मतलब हुआ इन्हीं पत्थरों से धातुएं निकाली जाती। पहले पत्थर प्राप्त होते इनके, मोटो समझ लो। क्या इसको हटा दिया जाए? अब हम तुमसे एक नया प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल सही जवाब है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। बिटिया रेटिनॉल का नाम, विटामिन ए का नाम, टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम और साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम। ये सबको मालूम है? जो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थो। चलो अब बताओ तुम लोग, ये चारों की व्याख्या हुए। कीटों का अध्ययन, ठीक है। एंटोमोलॉजी, आर्थोलॉजी में
पक्षियों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी में बिल्कुल सही कैंसर का अध्ययन। ये हमने पढ़ाई दी थी तुम्हें। आर्थोलॉजी पक्षियों, एंटोमोलॉजी कीट और पोमोलॉजी फल और साथ में ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन। ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाता है कैंसर का डॉक्टर। लेंस की क्षमता किसमें, लेकिन हम चारों की व्याख्या चाहते। लेंस की क्षमता बिल्कुल सही है, डायोप्टर में नापी जाती है और जो समतल दर्पण होता है उसके लेंस की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर, कोई क्षमता नहीं। अब आगे सुनो, डाप्सन से क्या नापते हैं? वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की सभी परतें नापी जाती है। हम लोगों ने शॉर्टकट में पढ़ लो, विशेष तौर पर ओजोन परत। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसी भी वायुमंडल की कोई परत नापनी है, चाहे क्षोभमंडल की, समताप की, चाहे मध्य की, तो आपको किसका यूज करना पड़ता है? डाप्सन। ओजोन परत को भी नापने में और साथ में वायुमंडल की कोई भी परत हो। रेनगेज वर्षा मापक यंत्र, रेनगेज वर्षा मापक यंत्र है, वर्षा मापक यंत्र। क्वेश्चन नंबर, जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है? आपको मालूम होना चाहिए जर्मन सिल्वर, मोहित बात बहुत कर रहे हैं। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। कौन सी धातु इसमें नहीं पाई जाती है? कौन सा? कॉपर होता है, जिंक होता है, लेड होता है, सिल्वर ही नहीं होता है। हाँ, नाम जरूर है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, तिड़िम तिड़िम सब है, जो ही नहीं है। मानव शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? जी, बहुत सोच समझ बताइयो। मानव शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? ठीक, कंफर्म। अच्छा, एक बात और बताएं, जरा डी के बारे में बात और बता दें। हमने इसको आज ही पढ़ा था कि विटामिन डी का संश्लेषण हमारी त्वचा करती है। अब ध्यान सुन लियो बिटिया, अधूरी बात पढ़ ले तुम लोग। त्वचा में क्या होता है? सूर्य से परावैंगनी किरणें आती हैं। सूर्य से परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी। तो जो परावैंगनी किरण बी होती है वो त्वचा से क्रिया करती है और त्वचा में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या बोलते हैं? वसा एल्कोहल बोलते हैं। उससे क्रिया करके सूर्य की परावैंगनी किरणों जो बी होती हैं वो त्वचा की कोलेस्ट्रॉल से क्रिया करके विटामिन डी बना देंगी। अच्छे बताओ, त्वचा में जो विटामिन डी पाया जाता है उसका नाम क्या है? त्वचा में बनने वाले डी, विटामिन डी को क्या कहते हैं? हाँ, त्वचा में कौन सा विटामिन डी बनता है? जो D3, नोट कर लियो। त्वचा में बनने वाले विटामिन डी को D3 कहते हैं। इसका नाम है कोले कैल्सिफेरॉल। समझ में आया भैया? त्वचा का रंग और त्वचा की एनर्जी इसी पर डिपेंड करत है। धूप में नहीं निकलता आदमी तो एकदम जा लगत कहाँ फंस गए। हमने तो देखी नहीं धूप, हमें मालूम है। जेल में कहाँ से मिल जाए? 2.5 महीना देखो नहीं मिलो कुछ को। बहुत मजबूत दिल के इंसान है यार। कोरोना काल में थे, बहुत मजबूत। हम एक ही कमरा में पड़े आते थे, वही रोटी सूखी खाई रहे थे, कोई मतलब नहीं। दाल पानी रोटी तो मिलते नहीं आज तो कोई। बसा बतो। मजबूत होना चाहिए दिल का। ए लड़के क्या कर रहे हो? रुक तो जा, हमें तो कुछ छाट पीट लेने दो, मारकर नहीं आए रहो है तुम। बैटसन लगाए। जेनेटिक्स शब्द का किसने? बैटसन। जेनेटिक्स का मतलब होता आनुवंशिकी। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। हम सबके बारे में पूछे, रुको तुम क्या समझे? तो ऑप्शन ऐसे दे गए। विटेकर ने क्या खोजा था बताओ? विटेकर ने। हमने ऐसे ऑप्शन ही बनाए जहां में सबसे क्वेश्चन पूछ सकें। 5 तत्वों का नहीं, गलत है बिटिया। जंतु जगत को 5 भागों में बांटा था।
नहीं संग आर्थ्रोपोडा फलाना करके, तो जंतु जगत का 5 भागों में वर्गीकरण ऐसे पढ़ा जाता है। 5 मोहित नोट कर ले जो भागों में वर्गीकरण। हम कहूँ क्वेश्चन पूछ सकत ठीक बिटिया जा बताओ कैरोलस लीनियस ने क्या खोजा था? द्विनाम पद्धति। मोहित कैरोलस लीनियस ने क्या खोजा था? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या होती है बताओ? नहीं, इसका ऐसा था कंफ्यूज। देखो द्विनाम पद्धति में 2 शब्दों का नाम दिया था। एक में जो नाम होता है उसमें इनके द्वारा, इसमें पहला अक्षर जीव का वंश है, जीव का वंश, और मतलब जीव का वंश कौन सा है उसका पहला अक्षर ले लिया, और दूसरा अक्षर लिया था जीव की जाति, और इन दोनों के पहले अक्षर लेके और एक नाम बनाए दो, उसी को बोलते हैं द्विनाम पद्धति। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा? तो ब्राउनी का थी। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है यार, हमें इसके बारे में थोड़ा समझना है। किन पौधों में श्वसन मूल या न्यूमेटाफोर पाई जाती है? चलो मैक्रो वनस्पति मान ली, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ी त्रुटियां हैं ऑप्शन में, इस वजह से सही बताओ। देखो मेरी बात सुन लो, जितने दलदली क्षेत्र होते हैं, जहां पर दलदली मृदा है वहां पर श्वसन मूल पाया था। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी जड़ें ना पूरी तरीका से पानी में है, ना दलदल, तो दलदल ऐसे करके दबाओ तो जड़ बाहर। तो श्वसन मूल हेलोफाइट जो नमकीन मृदा में पौधे उगते हैं और मैग्रोवन दोनों में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। श्वसन मूल, और श्वसन मूल को क्या बोलते हैं? न्यूमेटाफोर बोलते हैं, ध्यान रखना, ये दोनों होना चाहिए, दोनों। क्लियर? अब आगे आओ। जीरोफाइट किसे बोलते हैं? रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं जहां पर पानी की बिल्कुल कमी है, पानी है ही नहीं, वहां पर जो वनस्पतियां उगती हैं बाबू, उनको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। तो हमें कह सकते हैं रेगिस्तानी फसलों को या रेगिस्तानी पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। और इनके जो पौधों की पत्तियों में छिद्र होते हैं इनको स्टोमेटा कहा जाता है। देखो मैं बताऊं, ये मान लीजिए कोई पत्ती है, तो भाई जब रेगिस्तानी पौधा है तो उसमें बाष्प उत्सर्जन होगा, पानी है नहीं, तो इनकी पत्तियां क्या करती हैं, इनमें जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्लोज होने के बाद किसका रूप ले लेते हैं? कांटे का रूप ले लेते हैं, इसी वजह से कांटे। चलो बेटिया बात कर रही हो बेटा, थैलोफाइटा में क्या क्या आता है बोलो, बताओ। इतने लोग बैठे हैं थैलोफाइटा में, छोटे छोटे पौधे कौन कौन से नहीं है? बैक्टीरिया। थैलोफाइटा जगत में क्या आता है? कवक, शैवाल और लाइकेन। नोट कर लो, कवक, शैवाल, लाइकेन। मोहित नोट कर लो भैया, कवक, शैवाल, लाइकेन। बात पल्ले पड़ी का बुदबुदाए रही, कौन सा मंत्र जप रही बिट्टो? ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा अवशोषित होती है? बिल्कुल सही। तमाम ऐसी चीजें जैसे चूना को पानी में डाला एकदम ऊष्मा निकली, तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया उसको कहते हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है। तमाम चीजें हैं ऊष्मा निकलती है। चलो, प्रकाश की चाल कहां पर न्यूनतम है? अब बताओ ध्यान से, न्यूनतम मैंने अधिकतम नहीं पूछी। निर्वात में कि कांच में कि ठोस की द्रव? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होगी और सबसे कम? ठोस में प्रकाश चलेगा ही नहीं। पानी में तो थोड़ा बहुत जाए, इसका लाइट मारो तो दिखाई पड़े पानी में। तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? वर्जिलियस। बिल्कुल सही है। अब एक एक करके व्याख्या। टेंसले ने क्या दिया था? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी शब्द दिया था, वो इकोसिस्टम दिया था। हम नहीं बोल पाए रहे, नहीं बोल पाए रहे तो वैसे ही लिख लो, इकोसिस्टम शब्द दिया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज, रॉबर्ट हुक कोशिका का खोजा,
कोस का खोज मारी। हम सबके पूछे हैं, सबके इतने का है। चलो भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट का पहले व्यापारिक नाम बताओ। हम पहले जाता हूं, बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम, घरेलू नाम क्या है? खाने वाला सोडा। चलो खाने वाला सोडा, जो पहले वाला है। चलो खाने वाला सोडा। तुम जरा जो बताओ, जो का है, जो फिटकरी को है। जे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है, और इसका व्यापारिक नाम क्या है? धावन सोडा, धोने वाला सोडा। एक कापर सल्फेट है, इसको नीला थोथा, नीला थोथा। और अब मोहित को नंबर है डी वाला, तुम बता दो। नहीं तुम नहीं, हाँ इसको क्या बोलते हैं, व्यापारिक नाम भी बताओ। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। हाँ इसको बेटा बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। बात पल्ले पड़ी ही। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में, अच्छा और रुक जाओ, स्याही की दाग छुटाने में ऑक्सैलिक अम्ल, स्याही की दाग। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी और बिच्छू के डंक में। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। एसिटिक अम्ल सिरका में। हाँ हाँ सिरका में है, जो खट्टे फल हैं। जो आपको चींटी काट ले, नहीं चींटी काट ले किसी को, चींटी काट ले कोई दिक्कत नहीं, चीटा काट ले वो वालो चीटा जो बरगद वाले होते हैं, तो बाकी मुंडी वहीं धसियात। और इतने बरगे जिद्दी होता है, उखड़ हैं लेकिन मुंडी वहीं धसी रहे। फलों को पकाने के लिए सभी हैं। देखो लेकिन हम बता दें, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, चाहे कार्बेटर बोलते अपने यन, तो जई से कौन सी गैस निकल? एसिटिलीन। जई फलों पकात। और जो एथिलीन हार्मोन्स है, जो डाल पे लगे फल पकात है, प्राकृतिक रूप से फल पकते हैं एथिलीन हार्मोन से। कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक पदार्थ है, पाउडर ऐसा होता है, महक जैसी आती है, उसको रख दिया जाता है तो उससे निकलती एसिटिलीन गैस, उससे पकाया जाता है। लेकिन अब नहीं पकता है, अब तो बर्फ से पकाया जाता है। बर्फ से, हाँ बर्फ से, केला वगैरह से बर्फ ही पकता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर? एक और उदाहरण बताइए। देखो अब केंद्रीय बल केंद्र से कहां लगेगा? बाहर की ओर। और अभिकेंद्रीय बल बाहर से केंद्र की ओर। वॉशिंग मशीन और दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन अप केंद्रीय बल के उदाहरण हैं, अंदर से बाहर की ओर जाएगा। और बाबू जो तो मालूम ही हुए, मोटरसाइकिल सवार का झुकना। ठीक, पृष्ठीय तनाव का उदाहरण बताइए। पानी की बूंद का गोल होना। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना। और रेगिस्तान की मृग, मरीच का यानी भ्रम होना। 25 क्वेश्चन हो गए, जे सबके खोपड़ी में धस गए। ठीक, अब आगे और शुरू करें दूसरा टॉपिक, साइंस ही में है।